क्वेश्चन नंबर 121 है कि गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। गणित की उक्त परिभाषा किसने दी थी? व्हाटएवर, रसेल, बेल, वर्थलॉट या फिर जे विलर्ड। तो इस परिभाषा को देने वाले थे वो थे वर्थलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 122, गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। गणित कच्चा कच्च अध्यापन का विषय है। गणित में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता की आवश्यकता होती है। गणित कथन असंदिग्ध होता है या फिर गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। देखिए यही गलत हो गया इसमें। गणित का जो सामान्यीकरण का क्षेत्र होता है वो संकुचित न होकर व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 123, गणितीय तार्किकता का सही क्रम है प्रत्युदाहरण, अनुमान, सामान्यीकरण और प्रमाणन। अनुमान, सामान्यीकरण, प्रत्युदाहरण या फिर प्रमाण, यही अपना सही हो जाएगा। सबसे पहले गणित में अनुमान लगाया जाता है, उसके बाद उसका सामान्यीकरण किया जाता है, यानी बहुत सारे उदाहरणों पर उसको अप्लाई किया जाता है। फिर प्रत्युदाहरण यानी उसके अनुसार और उदाहरण लिए जाते हैं उसके विपरीत, और फिर उसका बाद में अगर वो सही होता है तो उसका प्रमाणीकरण कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, समय प्रबंधन, मापन, गणना एवं बजट निर्माण आदि गणितीय के कौन से मूल्य को निर्धारित करते हैं? प्रयोगात्मक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक या फिर नैतिक। तो ये आपके प्रयोगात्मक मूल्य का निर्धारण करते हैं, क्योंकि ये जो सभी आपको बताया जा रहा है, जैसे आप समय प्रबंधन कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, बजट निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? गणित का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए प्रयोगात्मक मूल्य में इसका यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए कि गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या या समस्याएं हैं। गणित की संचयी प्रकृति, पाठ्यक्रम का गतिमान होना, प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व या फिर गणित का कठिन होना। देखिए इसमें सिर्फ ये जो है वो गणित की समस्या नहीं है, गणित कठिन नहीं है, ये आपको लगता होगा, लेकिन गणित कठिन नहीं है, गणित काफ़ी आसान है। लेकिन ये जो गणित के बारे में बताया गया है, ये क्या है? इसकी समस्या है कि गणित एक संचयी प्रकृति का है, यानी गणित में चेंजमेंट नहीं कर सकते आप। अगर 2 + 2 4 है तो वो 4 ही रहेगा। पाठ्यक्रम का गतिमान होना, मतलब पाठ्यक्रम इसका चेंज होता रहता है। और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, जैसे आपको पता होगा सर्वांग समता को इस तरीके से प्रदर्शित कर देते हैं, त्रिभुज को सिर्फ ऐसे लिख के प्रदर्शित कर देते हैं, तो ये क्या है? प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 126 पे। देखिए गणित की भाषा है कैसी है? अंतर्राष्ट्रीय, सार्वभौमिक, सांकेतिक या फिर उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगी गणित की भाषा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए कि निम्न में से अप्रमापीकृत मूल्यांकन तकनीकी नहीं है। देखिए अप्रमापीकृत, प्रमापीकृत, अप्रमापीकृत 2 तकनीकी होती हैं। जो प्रमापीकृत होती है वो किसी संस्था द्वारा या किसी बोर्ड द्वारा परीक्षा ली जाती है, वो होती है, और अप्रमापीकृत होती है वो किसी टीचर द्वारा निर्धारित हो जाती है। तो प्रश्नावली, अवलोकन, प्रतिवेदन या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें आपका हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान का सही क्रम है। देखिए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण का सोपान का सही क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले इसमें योजना बनाई जाती है, फिर पदों का निर्माण किया जाता है, उसके बाद अंकन किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है और तब उसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए कि निदानात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? यह गुणात्मक और एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। देखिए यही नहीं है, ये सिर्फ गुणात्मक होता है, गुणात्मक और संख्यात्मक, यही इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि यह गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों प्रकार का परीक्षण नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, क्वेश्चन क्या है कि सीसी में व्यापकता का आशय है नहीं है। देखिए सीसी में व्यापकता का आशय नहीं है, क्या नहीं है देखते हैं। संबंधों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता, तरीके की व्यापकता या फिर अवसरों की व्यापकता। तो संबंधों की व्यापकता है वो सीसी में व्यापकता का अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, जो कि अपना है 131। देखिए ये 3 की पावर x-1 है और 3 की पावर x+1 है, बराबर 90 है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर आप विधि से करेंगे तो काफ़ी लेट होगा ये क्वेश्चन, इसलिए आप ऑप्शन रखते चलें। ऑप्शन हमेशा डी से स्टार्ट करना है लिखना, डी, सी और बी, फिर ए पे आना है। तो आप इसमें 3 अगर ऑप्शन में रख के देखेंगे तो देखिए
x माइनस 1 है, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 3 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई 2, प्लस यहाँ पे x प्लस 1 है, यानी 3 रखेंगे तो ये हो जाएगी 4, तो 3 की पावर 4। 3 की पावर अगर 2 होती है वो कितनी होती है 9, और 3 की पावर 4 होती है वो कितनी होती है 81। जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 90, और वही अपना आंसर है। यहाँ पे मतलब अगर ये दोनों जोड़ने पर 90 आ गया, इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर कितना है, यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 132। समीकरण kx माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। देखिए अगर अद्वितीय हल होते हैं, आपको बता दूं तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दूसरा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब होता है a इक्वल टू a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू c अपॉन c1। तो ध्यान में रखिएगा, इस इक्वेशन का प्रयोग करते हुए आपको इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए इसमें आप वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, और उसको मतलब संतुष्ट करवाते हुए आप k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें k का मान 5 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, x³ प्लस a प्लस 1 x² माइनस b माइनस 2 x माइनस 6 के x प्लस 1 और x माइनस 2 गुणनखंड हैं, तो a प्लस b का मान क्या होगा। देखिए अगर ये दोनों इसके गुणनखंड हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर -1 रखने पर और x बराबर +2 रखने पर इस समीकरण में बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी प्रकार इन दोनों को अपन रख के देख लेंगे और 0 के बराबर कर लेंगे, जिससे हमारे पास 2 इक्वेशन बन के आ जाएंगे x और a और b के रूप में। उन्हीं के इक्वेशनों को सॉल्व करके हम आराम से a और b के मान निकाल सकते हैं, तो वो अपने आ जाएंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट में -√3 प्लस √3 प्लस 8, फिर उसमें भी रूट है 7 प्लस 4 √3। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था इस प्रकार का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप पीछे से सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को लो। देखिए सबसे पहले इस पार्ट को लेंगे और इस पार्ट को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पर तो 7 आए और गुणा करने पर ये पीछे वाली संख्या आए। देखिए कैसे, जैसे √7 है प्लस यहाँ पे सिर्फ 2 रखना है, बाकी को अंदर भेज देंगे, तो 2 अंदर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 4, यानी 3 गुणा 4, ये कितना हो गया 12। अब 12 को इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर तो 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। तो देखिए 4 और 3 को अगर प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे और इसी तरीके से पीछे से सॉल्व करते आएंगे तो इसका आंसर आपके लिए मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्क्रीन पे कराना इसको सॉल्व थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे ये एक साथ क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसलिए इसका ऑप्शन डायरेक्ट लगा देते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि यदि x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4 में x माइनस 2 का भाग दिया जाए तो शेष भी k बचता है, तो k का मान क्या है। देखिए अगर इसको भाग दिया जाए तो शेष क्या बचता है, k बचता है। अगर आपको पता हो कि भाग किस प्रकार से दिया जा सकता है तो आप इसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप x बराबर 2 इसमें रख देंगे और उसको बराबर 0 कर देंगे तो वहाँ से अपना k का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इसमें रख देंगे तो 2 का पावर q प्लस 3 गुणा 2 का पावर स्क्वायर माइनस k गुणा 2 प्लस 4 बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ से अपनी k की वैल्यू 8 निकल के आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, a प्लस बी 15% बराबर a माइनस बी 25% है, तो a b का प्रतिशत a के बराबर होगा। देखिए b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। देखिए इक्वेशन बनानी है, आपको कुछ नहीं करना, a प्लस बी का 15%, ठीक है 15 रख लिया, बराबर क्या है a माइनस बी का यानी गुणा करके 25%। ठीक है, यही तो लिख दिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, a प्लस बी लिख लेंगे, उसके नीचे a माइनस बी लिख लेंगे, ये बच गुणा करके यहाँ पे लिए, ये 25 पहले से था, यहाँ पे 15 पहुँच गया, इससे इसको काट देंगे तो ये हो गया 5 बार और ये 3 बार,
इससे इसको गुणा कर देंगे, इससे इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 3a + 3b इक्वल टू आ जाएगा अपना 5a - 5b। अब इस इक्वेशन को a और b के मान निकाल लेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, देखिए यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है और 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अंतिम मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए मान लीजिए कि कुल उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है 3, और 3 का मतलब मान लीजिए आपके ये 3x है, ठीक है। तो उसने बेचा कितने पे, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 2x, ठीक है। अगर अंकित मूल्य इतना था और विक्रय मूल्य इतना था, लेकिन हानि उसको इतनी हो रही है, तो हानि हमेशा ध्यान रखिए अंकित मूल्य में अगर हानि और लाभ होता है वो हमेशा किस पे होता है, विक्रय मूल्य पे, ठीक है, सॉरी वो अंकित मूल्य पे होता है। तो ध्यान में रखिएगा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको लगाना है कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और उस x की वैल्यू को आप इसमें रख देंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा और क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो वो यही कह रहा है, तो उस वस्तु को अंतिम मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हो, यानी आपने जब उसको मान लीजिए ये 200 में बेचा, अगर उसको आप 300 में बेचते तो आपको कितना लाभ होता उसकी बात हो रही है, तो ये 35% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन और ब्याज का अनुपात दे रखा है आपको, मूलधन मान लीजिए 5 जो कि अनुपात दे रखा है, और ब्याज SI उसको कितना है 2 जो कि आपको दे रखा है, ठीक है। इसमें आपको वही फार्मूला लगाना है कि SI = P/100, ये आपको फार्मूला लगाना है इसमें, और इस फार्मूले में इसको रख देना है। देखिए SI कितना दिया है 2, P कितना दिया है 5, T कितना दिया है 5, R अपन को निकालना है, ठीक है, और ये है 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप R निकाल सकते हैं। देखिए ये गुणा 25 हो गया, 25 का इसके से करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 से 2 का गुणा करेंगे तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। तो उससे आप अब आपको मूलधन तो पहले से ही पता है कि 5 है, ठीक है, और ब्याज की दर आपको इस बार पता चल गई, तो उस दर को इससे अनुपात कर देंगे तो वो आपका 25:2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 147, दो संख्याओं का मध्य अनुपात इतना है, छोटी संख्या का 1/3वां भाग बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो इक्वेशन बनेंगी इसमें। मध्य अनुपात क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। दो संख्याओं के मध्य अनुपात इतना है, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है ए और बी, उनके बीच में अनुपात कितना है 17/45। पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए छोटी संख्या का 1/3वां भाग, मान लीजिए छोटी संख्या कौन सी थी, ए थी, ठीक है, छोटी संख्या का 1/3वां भाग वह बड़ी संख्या का 1/5वां भाग, ये बड़ी संख्या हो गई, उसका 1/5वां भाग से 15 कम है, यानी ये छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या के 1/5 भाग से कितनी कम है, इतनी कम है, यानी इसमें से अगर आप 15 घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, ये ए का मान आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, उस अनुपात के मान को इस इक्वेशन में आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो छोटी संख्या अपनी आ जाएगी 76 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 140 से आपको भिन्नों का आरोही क्रम निकालना है, तो आप भाग के हिसाब से भी निकाल सकते हैं और आपने जो भी अच्छा मेथड सीखा हो आप उससे भी निकाल सकते हैं। मैं तो भाग से निकालता हूँ, तो उसी के अनुसार मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 कि त्रिभुज ABC समांतर त्रिभुज LKM को, तो LKM की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा के बराबर होगी। तो ध्यान में रखिएगा LK हमेशा AB के बराबर होगी, KM हमेशा BC के बराबर होगी और LM हमेशा AC के बराबर होगी। तो ध्यान में रखिए जो LM है वो AC के बराबर है, तो AC के बराबर ही अपन को निकालना है, तो वो कौन सी होगी LM। क्वेश्चन नंबर 142 कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं तथा समांतर चतुर्भुज के बीच स्थित है,
तो त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजमेंट होता नहीं है, ये अनुपात आपको याद ही रखना पड़ेगा, वो 1:2 होता है। इसको आप निकाल भी सकते हैं क्योंकि स्क्रीन पर ये बड़ा क्वेश्चन हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 143 है, क्या कह रहा है कि एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई 14 सेमी है तथा यह वृत्त के केंद्र से 6 सेमी दूरी पर है। इसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो इसके केंद्र से 2 सेमी दूरी पर है। देखिए मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, उसकी जीवा की लंबाई 14 सेमी, ये जीवा है जिसकी लंबाई 14 सेमी है, ये केंद्र है आपका, ठीक है। इससे इस पर लंब डाल दिया, अगर इससे ये लंब डालेंगे तो ये समद्विभाजित कर देगी, तो ये भी 7 का होगा, ये भी 7 का हो गया, ठीक है। ये कह रहा है यह वृत्त केंद्र से 6 सेमी दूर है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 सेमी है, ठीक है, 6 सेमी दूर है। इसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो कि इस केंद्र से 2 सेमी की दूरी पर। अब देखिए मान लीजिए वो जो जीवा है वो ये रही, वो कितने सेमी दूर है, वो यहाँ से 2 सेमी दूर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ये निकालना पड़ेगा कर्ण जो कि त्रिज्या है, ठीक है। ये आपको पता है 7 है, ये आपको पता है 6 है, तो ये आप निकाल सकते हो। और वही देखिए इसके लिए भी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये हो जाए, ये जितनी भी निकल के आएगी उससे आप, और ये 2 आपको पता ही है ये वाली, तो आप इसको निकाल सकते हैं और इसका 2 गुना करके आप पूरी इस जीवा का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर, किसी लंबवृत्तीय बेलन की कुल लंबाई कुल कितनी सतह होती हैं। देखिए लंबवृत्तीय बेलन है, देखिए ये बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। इसकी सतह कितनी हो गई, देखिए एक ये सतह हो गई, एक ये सतह हो गई, ठीक है, और एक वक्रीय सतह हो गई, ये वाली पृष्ठीय वाली सतह, ठीक है, वक्र पृष्ठ वाली सतह। तो कितनी सतह हो गई, 3 सतह हो गई। क्वेश्चन नंबर 145 के शब्द मोबाइल के यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुनने की प्रायिकता क्या है। देखिए पहले आप ये देखिए टोटल अक्षर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, ठीक है। तो 6 तो नीचे लिख लिया। अब उसमें वो कह रहा है स्वर चुनने की प्रायिकता कितनी है। अब इसमें स्वर देखिए, स्वर कितने हैं, ओ स्वर है, इसमें आई स्वर है और ई स्वर है, ठीक है। तो स्वर कितने हैं, 3, टोटल कितने थे 6, स्वर कितने हैं 3, इससे ये कट गया तो 1/2 आ गया, यानी प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। देखिए ऑप्शन किस में है 1/2, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है 1/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 146 कि बारंबारता बंटन के माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य होता है, डायरेक्ट सूत्र है ये। तो क्वेश्चन नंबर 147 कि गणना चिन्हों को एक समूह में या सामान्य कितने चिन्हों में एक साथ रख सकते हैं। तो 4 में ही रख सकते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, सिर्फ ये इन्हीं 4 चिन्हों में सामान्य तरीके से आप किसी भी समूह को रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 148 है, क्या कह रहा है, चित्र में EC बराबर AB, देखिए EC ये वाली भुजा रही, ये AB के समांतर है, ठीक है। अब कह रहा है कि ECD यानी EC और D ये वाला कोण 70 दिया है और BDO ये वाला कोण उसने 20 दिया है। तो अब क्या ज्ञात करवा रहा है, OBD, O ये वाला OB और D ये वाला कोण ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए क्योंकि ये दोनों समांतर हैं इसीलिए ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 70 का। देखिए अब इस त्रिभुज में देखिए आप, इस त्रिभुज में आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इन 2 कोणों का योग इस 70 के बराबर होगा, क्योंकि अंतराभूमिक कोणों के बराबर होता है किसी त्रिभुज में कोई बाह्य कोण, इसलिए ये 20 का है तो ये फिर कितने का हो जाएगा 50 का, तभी तो मिलके 70 के होंगे। तो ये कोण कितने का आ गया, ये आ गया 50 का, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए ये चार्ट का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है इसमें, बाकी सॉल्व हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वर्ष 1991 में सीमेंट में कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। अब देखिए सीमेंट में कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया। देखिए ये 2001 की बात हो रही है और ये 1991 की बात हो रही है। तो इसमें आप देखिए 1991 में 108 है, ठीक है, 108 है, कितने पे 108 है, देखिए 360 पे है ना, ठीक है। प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो उससे आ जाएगा अपना 30%। अब है अपना लास्ट क्वेश्चन, देखिए
यदि एक घर के निर्माण में 1991 में 36,000 रुपये तथा 2001 में कुल 8,64,000 रुपये खर्च किए गए, तो बताइए 1991 से 2001 की में मजदूरी लागत कितने प्रतिशत बढ़ी। देखिए लेबर का पूछ रहा है और दिया किसका है आपको, घर निर्माण का। तो घर निर्माण का देखिए क्या क्या आ जाएगा इसमें, घर निर्माण का ठीक है, इसमें घर निर्माण का मतलब है आपको पूरा दिया गया है, ठीक है, पूरा दिया गया है। 1991 का है 3,60,000 और 2001 का है 8,64,000। तो बताइए 1991 और 2001 में मजदूरी लागत कितने प्रतिशत बढ़ी। देखिए मजदूरी लागत स्टील, वुड, ब्रिक्स, मिसलिनियस मजदूरी लागत, देखिए ये रही मजदूरी यानी लेबर, इसमें 90% निकाल लेंगे, सॉरी 90 डिग्री का कोण के हिसाब से निकाल लेंगे। देखिए 1991 में दिया गया आपको कि 360 बराबर 3,60,000। यहाँ से आप 1 डिग्री का कोण निकाल लेंगे और फिर उसके अनुसार आप 90 डिग्री के कोण के हिसाब से निकाल लेंगे। उसी प्रकार से आप 2001 में क्या करेंगे, 360 बराबर कर देंगे 8,64,000, ठीक है। यहाँ से आप 1 डिग्री निकाल लेंगे और उसी के अनुसार आप 100 डिग्री उसका मान निकाल लेंगे और उसी के पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी, तो दोनों में अंतर निकाल लेंगे और अंतर निकाल के इस वाली संख्या को नीचे अनुपात में रख के 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी और वो आ जाएगी 166 सही 2/3%। इस प्रकार अपने मैथ के 30 क्वेश्चंस